साथियों 1802 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने बंगाल, अवध, फर्रुखाबाद, हैदराबाद और मैसूर को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद पेशवा बाजीराव पर दबाव डाल के किस तरीके से अंग्रेज़ों ने सब्सिडियरी संधि पर पेशवा बाजीराव से दस्तखत करवा लिए थे और उसे फिर से पूना की गद्दी पर बैठा दिया था। और इस समय अंग्रेज़ चाहते थे कि पूना उनके कब्जे में हो जाए और मराठा मंडल को तोड़ दिया जाए। इंग्लिस्तान के शासक भी इस समय भारत में अपना राज बढ़ाने के लिए बेचैन थे। इस काम में गवर्नर जनरल वेलेस्ली की सहायता के लिए जनरल लेक को कंपनी की सेनाओं का कमांडर इन चीफ नियुक्त करके भारत भेजा गया था। साथियों, दूसरे मराठा युद्ध के साथ जनरल लेक का इतना गहरा संबंध है कि आगे बढ़ने से पहले उसके चरित्र पर भी एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है कि जनरल लेक कैसा व्यक्ति था। साथियों, भारत की अंग्रेजी सेनाओं का कमांडर इन चीफ नियुक्त होने से पहले जनरल लेक आयरलैंड में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ रह चुका था। लेक ही की सहायता से उस समय के इंग्लिस्तान के शासकों को आयरलैंड की स्वतंत्रता का नाश करने में सफलता प्राप्त हुई थी। जिन तरीकों द्वारा जनरल लेक ने आयरलैंड को इंग्लिस्तान के अधीन किया था और जो काम जनरल लेक ने किए थे उसके बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लिखा है कि आयरलैंड निवासियों को रिश्वतें देना, उनके घरों को जला देना, नगर निवासियों का कत्लेआम, लोगों को कोड़े। जनरल लेक के इन्हीं कृत्यों के आधार पर लंदन की सुप्रसिद्ध पत्रिका रिव्यू ऑफ रिव्यूज के सुयोग्य संपादक W.T. स्टेड ने जनरल लेक को अत्याचारी गुंडा लिखा था। जनरल लेक की इन करतूतों से इंग्लिस्तान के शासक इतने प्रसन्न हुए थे कि इसके बाद उसे भारत में कमांडर इन चीफ नियुक्त करके भेजा गया था। साथियों, 7 जनवरी सन 1803 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने बैरकपुर से जनरल लेक के नाम, जो उस समय उत्तर भारत में था, एक अत्यंत गुप्त और गूढ़ पत्र लिखा था, जिसमें वेलेस्ली ने लिखा था कि कुछ दिनों से मैं मराठा साम्राज्य की दिलचस्प हालत पर आपको पत्र लिखने की इच्छा कर रहा हूं और यह भी लिखना चाहता हूं कि मराठों के उस अपूर्व संकट से जितना भी लाभ उठाया जा सकता है उतना उठाने के लिए मैं किसी नीति का पालन कर रहा हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस समय पेशवा बाजीराव ने सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत कर लिए थे और मराठा मंडल में फूट डालने में अंग्रेज कामयाब हो रहे थे और दूसरी तरफ दौलत राव सिंधिया ये प्रयास कर रहा था कि अंग्रेजों के इस प्रभाव को कम किया जाए। इसके आगे मार्क्वेस वेलेस्ली ने लिखा है, निसंदेह जिस नरेश की शक्ति और विचारों से हमें सबसे अधिक डर हो सकता है और जिसे रोके रखना हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है वह सिंधिया है और किसी भी और से हमें इतने गहरे और खतरनाक मुकाबले का डर नहीं है। हमारे लिए सिंधिया को वश में करने का सबसे अधिक कारगर उपाय निसंदेह यह होगा कि हम अवध के उस प्रांत से जो हमें हाल में मिल गया है सिंधिया के हिंदुस्तान के इलाके पर एकाएक टूट पड़ें, यानी युद्ध कर दें। ऐसी सूरत में मुख्य और सबसे अधिक महत्व का प्रयत्न हमें उस स्थान से करना होगा जहां पर कि आप इस समय हैं। यदि कहीं गहरा मुकाबला हुआ तो हमारी सबसे अधिक महत्व की कार्रवाई सिंधिया राज्य के विरुद्ध होगी ताकि हिंदुस्तान से सिंधिया की शक्ति को खत्म कर दिया जाए। इसके बाद दक्षिण में हमारे साथ किसी गहरे मुकाबले की संभावना नहीं रहेगी। मार्क्वेस वेलेस्ली आगे लिखता है कि मेरी योजना यह है कि मराठा साम्राज्य की सरहद के हर हिस्से पर सेनाएं जमा करके इस तरह के फौजी प्रबंध किए जाएं कि जिनसे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सब राज्य हमारे इस बल को देखकर ही डर जाएं। साथियों, अंग्रेजों को सबसे अधिक भय वास्तव में दौलत राव सिंधिया से था। वेलेस्ली दौलत राव सिंधिया को कुचलने का अवसर बरसों पहले ढूंढ रहा था। 8 मार्च सन 1799 को वह कमांडर इन चीफ को लिख चुका था कि मैं उस नीति को भी बिल्कुल ठीक समझता हूं कि जब भी हमें अपने फायदे का कोई मौका दिखाई दे तुरंत ही सिंधिया की ताकत को नष्ट कर दिया जाए। उस समय से ही वेलेस्ली ने कर्नल कॉलिंस द्वारा महाराजा सिंधिया के आदमियों को अपनी ओर तोड़ना और सिंधिया के विरुद्ध उसके राज्य में जगह जगह साजिशें करना शुरू कर दिया था। साथियों, समस्त मराठा नरेश कम या अधिक सामने खड़ी इस विपत्ति को देख रहे थे और यथाशक्ति उसे रोकने के उपाय भी कर रहे थे। साथियों, दूसरे मराठा युद्ध से पहले होने वाली घटनाएं बहुत ही दिलचस्प और रोचक हैं और रणनीतिक रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाली हैं। इसलिए इन घटनाओं पर मैं विस्तृत चर्चा अगली वीडियो में भी करता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।